एवरीवन दोस्तों, आज है जून 12 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं ब्रीफली। एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा रिपीटेड यहाँ पे रहने वाला है। कल हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में बात किया था, जो कि स्टेट्स को दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। लेकिन कल हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया था। आज हम लोग स्पेशली बिहार वाला केस के बारे में बात करेंगे कि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड क्यों कर रहा है, क्या उसको मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रोल है और हमारी गवर्नेंस के अंदर अब तक जो होता है उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का। कल आंध्र प्रदेश के लिए बात किया था, आज हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को मैं दोबारा टच नहीं करने वाला हूँ क्योंकि काफी ज्यादा हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। एनीवेज, एक नई टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। और इसको आप ना जीएस पेपर 1 में, 2 में, 4 में कहीं भी ऐड कर सकते हो। तो एज सच एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये जानने की कोशिश करेंगे जो वेस्टर्न थिंकर्स होते थे, जो फिलोसफर्स होते थे, थिंकर्स होते थे, वो ईस्टर्न सोसाइटीज के बारे में क्या सोचते थे। उनको लगता था कि ईस्टर्न जो सोसाइटी है वो तो बैकवर्ड है, जैसे चाइना, मिडल ईस्ट, इंडिया, और हम लोग एडवांस हैं, सुपीरियर हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए। सनातनी सेक्ट के बारे में बात करें, प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रिपीटेड हो सकता है जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है या पॉलिटी पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है जिन्होंने अभी तक जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। उसके बारे में आर्टिकल दिया गया था। तो अभी क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है ना, मेजोरिटी पूरी तरह से आई नहीं है, तो कई जो उसकी कोलिशन पार्टनर्स हैं वो एक स्पीकर की पोस्ट के लिए डिमांड कर रहे थे, क्योंकि काफी पावरफुल पोस्ट होती है स्पीकर का। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, ठीक है, तो जब टीचर क्लास से बाहर जाता है तो मॉनिटर को क्या बोल के जाते हैं कि सबका ध्यान रखना है, क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, है ना, जो बच्चे ज्यादा शोर मचाएंगे उसको क्लास से बाहर निकाल देना। तो ऐसा यहाँ पे भी स्पीकर स्पीकर इज लाइक अ मॉनिटर और टीचर, आप वो भी कह सकते हो। ठीक है, टीचर भी है, मॉनिटर भी है। देखिए, क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना ये किसका काम है? टीचर का काम होता है। टीचर जाने के बाद वो काम मॉनिटर का होता है। जो बच्चे ज्यादा हुड़दंग मचाते हैं उनको क्लास से बाहर निकालना, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हुड़दंग मचाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि एंटी डिफेक्शन के अंदर में आती है, उनको डिस्क्वालीफाई करने का काम भी स्पीकर आराम से कर सकते हैं। डेकोरम मेंटेन करना हुआ, वो सब करते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ओथ दिलवाना प्रेसिडेंट का काम होता है, लेकिन वो स्पीकर भी वहां पे रहते हैं क्योंकि वो सारे काम को देखते हैं बेसिकली। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब ये तो प्रॉपर एनालॉजी नहीं है टीचर के साथ, बट फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझ सकते हो। तो स्पीकर की जो पोस्ट है वो कोई नई नहीं है। ये प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट है जो कि 1921 के अंदर एक्चुअली ओरिजिनेट हुई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टू 1919, जिसे हम लोग मोंटेक चैम्सफोर्ड अकॉर्ड भी कहते हैं। वहां पे पहली बार एक इस तरह की पोस्ट को दिया गया था। लेकिन उस समय इनको ना स्पीकर नहीं कहते थे, उस समय प्रेसिडेंट कहते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर को प्रेसिडेंट कहते थे। फिर 1935 के अंदर एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसे आप लोग लोकसभा कहते हो एक सेंस में, उसको ये नाम को लेके बात हुई और उन्होंने कहा कि इनको प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, स्पीकर कहेंगे। 1935 के बाद उनको स्पीकर कहा गया। लेकिन ये 1935 एक्ट पूरी तरह से कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं, लेकिन वो प्रेसिडेंट की पोस्ट चलती रही। फिर बाद में जो है चीजें बदली और जीवी मालवंकर जी वो पहले स्पीकर बने। जीवी मालवंकर जी। तो ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, और कॉन्स्टिट्यूशन के में इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली सीधी सी बात है कि जो लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको कौन प्रिजाइड करेगा? प्रिजाइड से ही आया है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रिजाइड वर्ड से ही निकला है प्रेसिडेंट, मतलब उसको हेड होते हैं। डेकोरम मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना क्लास के अंदर, वो इनका काम होता है। दैट इज अंडर आर्टिकल 95। 96 क्या कहता है? 96 कहता है कि स्पीकर शेल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड टू स्पीक इन एनी सीटिंग ऑफ द हाउस और एनी कमिटी ऑफ द हाउस ऑफ विच सी इज मेंबर, बट शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है,
यानी कि जब लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है किसी बिल पे ऊपर उसको पास करवाने के लिए, तो कुछ लोग तो उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग उसको अपोज करेंगे, है ना। तो स्पीकर यहाँ पे वोट नहीं करते हैं फर्स्ट इंस्टांस के अंदर, मतलब जब पहली बार वोटिंग होती है तो ये वोट नहीं करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर वोट 50-50% हो गई, 50 लोगों ने बोला हाँ, 50 में बोला ना, उस केस में स्पीकर वोट कर सकते हैं एज अ डिसाइडिंग वोट। ये कौन कहता है? आर्टिकल 96 कह रहा है आपको। ठीक है, और इसके साथ फिर आप आर्टिकल 100 भी कंबाइन करते हो। तो अंडर आर्टिकल 96 क्या कहता है कि पहले वो वोट नहीं करेंगे। आर्टिकल 100 क्या कहता है कि इन केस दे वहां पे टाई हो जाता है, 50-50% हो जाता है, तो ये वोट कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी पावर होती है ये वाली आर्टिकल 97। ये याद रखना, आपने एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी आर्टिकल 97। तो जैसे टीचर ही डिसाइड करता है कि क्लास में आज क्या पढ़ाया जाएगा और वो उनकी फाइनल अथॉरिटी होती है, वैसे ही स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी होती है कि भाई जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, वो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, या ऑर्डिनरी बिल है। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता, दैट्स इट। उनकी ही फाइनल सिग्नेचर होते हैं, उन्हीं की अथॉरिटी होती है। ये बहुत बड़ी बात, और कई बार गवर्नमेंट्स के द्वारा इसको मिसयूज भी कर दिया जाता है। नॉर्मल बिल को भी मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि सरकार उसको पास करवा सके। जैसे हम लोग आधार बिल की बात करें, तो आधार बिल को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि आधार बिल मनी बिल है नहीं, लेकिन सरकार ने उसको यूज कर दिया, तो काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था स्पीकर का उस टाइम पे। और जब हम लोग 10th शेड्यूल की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, तो उस समय मेंबर को जब डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है डिस्क्वालिफिकेशन की भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो अपनी मर्जी से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब कोर्ट उसके अंदर देख सकता है कि भाई जो स्पीकर की जो इंटेंशन थी वो कैसी थी, और उस बेसिस पे वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के परस्पेक्टिव से यहाँ पे दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो स्पीकर हैं वो उनको इलेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए कोई खास प्रोविजंस वगैरह नहीं दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे कोई खास स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भैया कौन स्पीकर होगा। लेकिन जो एक यूजुअल प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी मेजोरिटी बेसिकली यहाँ पे, जैसे अभी बीजेपी का एग्जांपल दे सकते हो, या इसके कोलिशन मेंबर भी हो सकते हैं, बट यूजली जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी अपने ही किसी मेंबर को, जो उसी पार्टी का मेंबर होता है, उसको एज अ स्पीकर इलेक्ट करती है। ये हमारे यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस होती है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता ये, लेकिन प्रैक्टिस होती है। एक तो ये बड़ी बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो स्पीकर होते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि रूलिंग पार्टी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन जब उनको स्पीकर बनाया जाता है तब भी वो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं होती है। और ये ना कहीं क्रिटिसिज्म का पार्ट भी है। देखिए, क्लास टीचर से, स्पीकर साहब से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठ के फंक्शनिंग करें, है ना। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस ना हो, किसी की तरफ टिल्ट ना हो। लेकिन सोचने की बात है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और उसके टिकट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए हैं, तो उनके लिए अनबायस्ड न्यूट्रल रहना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप चाहे किताबों में जितना ही बोल दीजिए कि आप न्यूट्रल रहिए, अनबायस रहिए, वो सब करिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है। राइट। ये यहाँ पे एक दिक्कत है। उसके अलावा जब एक कैंडिडेट को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है तो यूजुअली वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि लोकसभा का जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे 5 साल ही होता है, लेकिन 5 साल के बाद इनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली हम लोग मिस आउट कर देते हैं। री इलेक्ट भी हो सकते हैं। हाँ, अगर बीच में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई
तो फिर स्पीकर को भी जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन स्पीकर को क्या हम लोग रिमूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, जब प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं तो इनको भी कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कर सकते हैं तो इनको भी कर सकते हैं। तो रिमूवल तो किसी चीज का भी पॉसिबल होता है। तो नॉर्मली स्पीकर को बेसिकली हटाया नहीं जाता है नॉर्मल सेंस में, लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है तब उनको हटाया जा सकता है। जैसे उनकी एक क्वालिफिकेशन होती है स्पीकर की कि भैया आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, मतलब आप एक एमपी होने चाहिए। अब मान लो वो एमपी ही नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है, तब तो वो स्पीकर के पद पे नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, किसी पर्सनल रीजन की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो उनको अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है। या फिर लोकसभा के मेंबर खुद अगर चाहें उनको हटाना, तो उनको 14 डेज का एडवांस में नोटिस दिया जा सकता है कि साहब हम आपको हटाना चाहते हैं, हम आपके काम से खुश नहीं हैं। ठीक है। और लोकसभा मेंबर मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और उनको आराम से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो ये तो इनकी रिमूवल की बात हो गई। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो स्पीकर की जो पोजीशन होती है वो होती है बहुत पावरफुल। ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है मनी बिल का और डिसक्वालिफिकेशन का। तो उनके हाथ में की होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो सीधी सी बात है, तो उनको मेंटेन करना होता है, ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करना होता है क्लास में, एज अ टीचर का जो काम होता है। उसके अलावा जो लोकसभा के हाउस के रूल्स होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, यानी कि जो उस वहां पे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, जैसे आप इसको इक्वेट कर सकते हो, जैसे जब कानून की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, जुडिशरी होती है। वहीं लोकसभा में जो प्रोसीजर होता है, जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, उसकी फाइनल जो इंटरप्रेटर होते हैं वो स्पीकर ही होते हैं, वही उसकी फाइनल अथॉरिटी होते हैं। ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि वो पहली मीटिंग में वोट नहीं करते हैं, अगर, लेकिन जब 50-50% होता है तो वो कास्टिंग वोट यहाँ पे कर देते हैं। मनी बिल का भी मैंने आपको बता दिया, और एंटी डिफेक्शन लॉ का भी आपको मैंने बता दिया, जो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त पावर होती है। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग किताबों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे ऐसा हो नहीं पाता है। और कास्टिंग वोट इसका एक एग्जाम्पल है। तो जब आप उनको कहते हो भैया आप इंडिपेंडेंट रहो, तो फिर कास्टिंग वोट क्यों करवा रहे हो? बड़ी बात है ना। क्योंकि अगर वो वोटिंग बाई चांस अगर वो वोटिंग करेंगे 50-50% वाले केस में, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में करेंगे, अपोजिशन के फेवर में थोड़ी ना करेंगे, है ना। इनकी जो सैलरी वगैरह है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच प्रॉपरली फिक्स नहीं होती है। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से इनको जो है वो सैलरी दी जाती है। ठीक है। और हर साल इनकी सैलरी वगैरह चेंज होती नहीं है, एक बार जो फिक्स हो जाती है बड़ा समय के बाद वो दोबारा से चेंज होती है। लोकसभा के स्पीकर जो करते हैं वहां पे कार्रवाई करते हैं, जब हाउस चल रहा होता है, यूजुअली उनका जो कंडक्ट होता है उसको आप ओपनली डिस्कस या ओपनली आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर आपको उनको हटाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनको नहीं हटा रहे हो आप उनको डिस्कस नहीं कर सकते कि भाई आपने तो ये खराब काम कर दिया, आप तो ये बेईमान हो, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं करते। नहीं कर सकते आप ये सब। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के केस में भी आप ये सब नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो फिर तो आपको बोलना पड़ेगा भाई आपको क्यों हटा रहे हैं। राइट। तो काफी एक हाई पोजीशन है। तो इंडिया के अंदर जब हम लोग प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं? प्रेसिडेंट साहब आते हैं। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके प्रेसिडेंट जो होता है, जिसमें हम लोग इंडियन सिटीजन को रैंकिंग देते हैं, बेसिकली ऑफिसर्स को या पॉलिटिकल फिगर्स को रैंकिंग देते हैं, तो ये चीफ जस्टिस के बराबर है। समझ रहे हो? मतलब इनकी वैल्यू चीफ जस्टिस के बराबर है। स्पीकर की वैल्यू 7th रैंक पे आते हैं चीफ जस्टिस के साथ। बहुत बड़ी बात है। अब आप ये चीज समझ के देखिए, हम लोगों ने पहले ही बात किया कि जो नई लोकसभा भी इलेक्शन हुए हैं, राइट, नई लोकसभा आएगी तो नए स्पीकर को इलेक्ट करेगी, हालांकि इनको भी कर सकती है, लेकिन क्योंकि एक स्पीकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, राइट,
इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। अब जब तक नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेते हैं, जो नए अभी इलेक्ट होके आए हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं ओथ लेंगे ना। तो पहली बार जब नए एमपीज हाउस में बैठेंगे, उस मीटिंग को कौन जो है प्रिजाइड करेगा? क्योंकि नया स्पीकर तो अभी बना नहीं है, नए स्पीकर को तो अभी चुनना ही है। उस केस में टेम्परेरी बेसिस पे एक स्पीकर चुन लिया जाता है, जिसे हम लोग स्पीकर प्रोटेम कहते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर स्पीकर नहीं होते हैं। जो पहली मीटिंग होती है नए इलेक्शन के बाद, उस समय हाउस को कौन प्रिजाइड करता है? स्पीकर और प्रोटेम। ये सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं यूजुअली, बट हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। स्पीकर प्रोटेम के बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है कि किसको स्पीकर बनाया जाए। ठीक है। अब हो सकता है स्पीकर प्रोटेम को ही स्पीकर बना दिया जाए, वो बात अलग है। लेकिन न्यू लोकसभा के अंदर जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उसको प्रिजाइड करने वाले स्पीकर को स्पीकर प्रोटेम कहते हैं। और उसी फर्स्ट मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि हु इज गोइंग टू द स्पीकर ऑफ इंडिया। ये स्पीकर प्रोटेम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ दिन के लिए ही होता है, बेसिकली 2-3 दिन के लिए ये पोजीशन होती है, हफ्ते भर के लिए मैक्सिमम। फिर वो प्रोसीजर यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि नए स्पीकर साहब आ जाते हैं। है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। सतनामीज प्रोटेस्ट डिस्क्रिशन डिस्क्रिशन फायर टू द एसपी ऑफिस इन छत्तीसगढ़। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से। थोड़ा आप हिस्ट्री में जा सकते हो। सतनामी एक सेक्ट है जो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। हालांकि सतनामी सेक्ट के कुछ फॉलोअर्स डिफरेंट वे में हमको पंजाब में, पार्ट ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो सतनामी एक सेक्ट है। ठीक है। और सतनामी सेक्ट का जो सबसे बड़ा जो सेंटर है, वो यहाँ पे है, घासीपुर नाम की जगह है। ठीक है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा, अराउंड 70 मीटर ऊंचा एक टावर इस तरह से बनाया गया है। ठीक है। और इस टावर को वहाँ पे बेसिकली तभी थोड़ा सा तोड़ फोड़ दिया गया था, जिसको लेके सतनामी सेक्ट के लोगों में बड़ा गुस्सा था। एसपी ऑफिस को जला दिया, और प्रोटेस्ट भी हुए हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। उस प्रोस्पेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि सतनामी जो है वो सेक्ट क्या है। तो बेसिकली बहुत साल पहले, 1657 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत साल पहले, कुछ जैसे कुछ ऐसे इंडिया में कुछ ऐसे ग्रुप हुआ करते थे जो कि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे। वो घर घर जाके भिक्षा मांग के खाया करते थे। ठीक है। उन्हें मेंडिकेट्स कहते हैं। और शुरुआत में बीरबहान जी, ठीक है, उस समय नारनौल एक जगह है, अभी तो हरियाणा में है, उस समय वो पंजाब का पार्ट हुआ करती थी, वहां से बिलोंग करते थे। और इन्होंने सतनामी सेक्ट की स्थापना उस समय पे किया था, 1657 में। ये आपको पहले तो याद रखना है। बीरबहान जी के जो गुरु थे वो थे संत रविदास। ठीक है। संत रविदास। इसीलिए लोग ये माना करते थे कि जो ये सतनामी ग्रुप है, ये रविदास ग्रुप का ही एक छोटा पार्ट है। और ये इनको रविदासिया भी कहा जाता था। और ऐसा कहते थे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो सिखिज्म है वो हिंदुइज्म का ही एक ऑफ शूट है, वैसे ही लोग ये बोलने लगे कि जो सतनामीज हैं वो रविदासिया सेक्ट के ही एक ऑफ शूट है। ऐसा लोग मानने लगे। कुछ लोग उनको जो है बैरागी भी कहते हैं। बैरागी इसलिए कहते हैं कि वो भिक्षा मांग के ज्यादातर अपना काम चलाते हैं, खाते हैं एंड सरवाइव करते हैं। मुगल एम्पर औरंगजेब के साथ इनकी भिड़ंत हुई, क्योंकि औरंगजेब ने जो है जिजिया लागू कर दिया था। जिजिया आपको अच्छे से पता है क्या होता है। एक नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो है एक टैक्स लगाया जाता है, उसे हम लोग जिजिया कहते हैं। और जब औरंगजेब ने इसको लगाया तो ये नाराज हुए, और इन्होंने औरंगजेब के लिए लड़ाई छेड़ दिया। हालांकि इसका रीजन कुछ और भी था। रीजन ये भी था कि कुछ मुगल एम्परर के कुछ सोल्जर्स ने बहुत साल पहले, 1672 के अंदर, एक जगह पे एक सतनामी की हत्या कर दी।
गुस्से में आके कुछ सतनामीज ने उस सोल्जर को भी मार गिराया। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था। उसके बाद 5,000 सतनामीज लोगों ने हथियार उठा लिए और मुगल एम्पर के खिलाफ लड़ने लगे। नारनौल की जहाँ पे मैंने बात की, नारनौल को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। वहाँ पे एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना वहाँ पे शुरू कर दिया। उसके अलावा जो दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में जो है शाहजहांबाद है, वहाँ पे भी उन्होंने अटैक्स किए। और कई सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया। हिंदूज ने आगरा में काफ़ी सपोर्ट मिला, अजमेर में इनको काफ़ी सपोर्ट मिला। तो थोड़ा हलचल हुआ दिल्ली के आसपास। तो ये इतने परेशान करने लगे मुगल एम्परर को कि औरंगजेब ने खुद 10,000 सैनिकों की टुकड़ी लेके इनके ऊपर हमला किया और बाद में सप्रेस कर दिया बेसिकली पूरे रिवोल्ट को। तो सतनामी रिवोल्ट जो है इसको कहा जाता है, जो कि उस समय यहाँ पे हुआ था। तो जो एक समय के बाद जब रविदासिया सेक्ट और सतनामी सेक्ट के बीच में कुछ कुछ इश्यूज होने लगे थे अपनी आइडियोलॉजी को लेके, तो जगजीवन दास जी जो लखनऊ के आसपास बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस सेक्ट के अंदर एक नई जान फूंकी। और ये निर्गुण, क्योंकि वो भक्ति मूवमेंट का समय हुआ करता था, उस समय सगुण और निगुण दो भक्ति जो सेंट होते थे वो होते थे। निर्गुण वाले कहते थे कि भाई ये जो भगवान है, जो गॉड है, वो उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है, वो निर्गुण है। सगुण कहते थे कि जैसे सगुण वाले प्रभु श्री राम, कृष्ण जी, शैव और शक्ति जी, है ना, वैष्णो देवी, इनके भक्त होते थे। उनका कहते थे कि भगवान के अलग अलग रूप होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये जो जगजीवन दास जी थे, ये बेसिकली निर्गुण उसको फॉलो करते थे, आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर भरोसा रखते थे। हालांकि इनके जो मैसेज थे जगजीवन जी के, वो कास्ट के बारे में उन्होंने कुछ खास बात नहीं कही थी, कास्ट के बारे में। फिर बाद में जो है एक और गुरु हुए घासीदास जी। और घासीदास जी ने फिर बहुत रिवाइव किया सतनामी ग्रुप को, सेक्ट को, इनको। और फिर बाद में उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट वगैरह वो सब चलाई। और घासीदास जी को एक बहुत बड़ा फिगर माना जाता है सतनामी सेक्ट के अंदर। और इसीलिए जो है ये बहुत बड़ा टावर भी जो है वो इनके लिए बनाया गया है। तो एक पिलग्रिमेज साइट है बेसिकली ये, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी की यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है और ये टावर बना हुआ है। उस कॉन्टेक्स्ट में पूरा आर्टिकल दिया गया था। आई होप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समझ आ ही गई होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ इवन महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब में तो अभी उतना नहीं है बट ठीक है, वो सब रहता है। तो बाद में रविदासिया ग्रुप से बेसिकली सतनामी ग्रुप एक तरह से अलग हो गए। और सिखिज्म से भी पूरी तरह से अलग हो गए, क्योंकि क्योंकि ये पंजाब में पैदा हुआ था तो सिखिज्म के साथ थोड़ा इनका रिलेशन था। लेकिन 2009 के आसपास ऑस्ट्रिया के अंदर कुछ सिख लोगों ने कुछ रविदासिया ग्रुप्स के ऊपर अटैक किए थे, टेम्पल वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद इन्होंने सिखिज्म से पूरी तरह से सेपरेट हो गए और ये अलग तरह से काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ में आने की रिक्वायरमेंट है आपको। चलिए, बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसे स्टेट्स जो कि ज्योग्राफिकली सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, जो हिली एरियाज, हिली टेरेन होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होती है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है, अगर आप ये सिचुएशन को फुलफिल करते हो तो। इसमें ये बेनिफिट होता है कि जो सेंटर से आपको फंड मिलते हैं वो 90% सेंटर से मिलते हैं, आपको सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वहाँ पे सेंटर से आपको उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, इसीलिए जो है थोड़ा सा वो न्यूज़ में था। कल हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना से अलग हुआ था तो हैदराबाद को लेके यहाँ पे काफ़ी इश्यूज हुए थे। हैदराबाद उस समय आंध्र प्रदेश जो कि कंबाइंड हुआ करता था, एक बहुत बड़ा रिवेन्यू का सोर्स होता था। लेकिन जब हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल बन गया तो आंध्र प्रदेश ने कहा भाई देखो मेरा तो रिवेन्यू ही सारा चला गया, तो मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, मुझे स्पेशली पैकेज दिए जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि मैं अपने अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकूं। इसलिए आंध्र प्रदेश जो है वो डिमांड कर रहा था। बिहार भी बहुत लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की एक्चुअली डिमांड कर रहा है, और लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। लेकिन अभी तो नीतीश बाबू जी के पास 12 सीट्स हैं, सेंटर में सरकार बना रहे हैं,
तो उनको शायद ये लगता है कि भाई मुझे बहुत जल्दी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाएगा बिहार को। इवन अभी 2024 के जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने ये कहा कि हम बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। अब वो नहीं देंगे वो बात अलग है, क्योंकि जब कांग्रेस का रूल हुआ करता था तो दे एक्चुअली इग्नोर्ड दिस डिमांड ऑफ बिहार। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है आपको अच्छे से पता है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो 5 क्राइटेरिया होते हैं वो यहाँ पे होते। तो इस समय इंडिया में टोटली 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। मतलब 1/3 से ज्यादा स्टेट इंडिया में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में ही आते हैं, 1/3 से ज्यादा। लेकिन बिहार इसकी डिमांड क्यों कर रहा है? बिहार लगभग लगभग सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, कुछ को छोड़ के। जैसे बिहार जो है वो हिली एरिया नहीं है, इट्स फ्लैट एरिया। उसके अलावा पॉवर्टी वाले केस को, सिचुएशन को फुलफिल करता है बिहार। बिहार में अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम सिर्फ 60,000 रुपीज है, जो कि इंडिया में लोएस्ट है। सोशो इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे हेल्थ एजुकेशन में भी बिहार जो है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है। क्योंकि देखिए जब झारखंड का बाइफरकेशन हुआ तो मोस्टली जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ चले गए? वो झारखंड में चले गए। बिहार के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं। आज बिहार एक अग्रेरियन इकोनॉमी बन के रह गया है। और अग्रेरियन इकोनॉमी भी ऐसा है, वो ज्यादातर मॉनसून एग्रीकल्चर इरिगेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और नेचुरल डिजास्टर वगैरह भी खूब आते हैं बिहार के अंदर, है ना। हीट वेव वगैरह भी आती हैं, फ्लड भी आता है, वो सब हुआ। उसके अलावा जो बिहार में पॉवर्टी है वो भी भयंकर है। अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था जहाँ पे पता चला कि 1/3 से ज्यादा बिहार की पॉपुलेशन एक्चुअली पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लेकिन इन सभी सिचुएशन होने के बावजूद भी सेंटर बिहार की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? देखिए इसका सिंपल सा रीजन ही है कि भाई सेंटर का जो फाइनेंस है उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, उस समय फाइनेंस कमीशन ने बेसिकली जो स्टेट का शेयर हुआ करता था वो 32 से इंक्रीज करके 42 पहले से ही कर दिया था, अभी 41 हो गया है। तो सेंटर का ये कहना है भाई जब आपको पहले से पैसा मिल ही रहा है एक्स्ट्रा, 32 से 42 हम लोगों ने कर दिया, तो भी आपको हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते। और आपको अगर स्टेटस दे भी दिया तो फिर दूसरे लोग भी डिमांड करने लगेंगे। जिसे ओडिशा भी काफी लंबे समय से डिमांड कर ही रहा है। एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ओडिशा में, ट्राइबल पॉपुलेशन है। काफी ज्यादा वहां पे फ्लड्स आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर बहुत सारे आते हैं। पर कैपिटा इनकम भी काफी कम है। तो ओडिशा भी बिलोंग करता है कम से कम इस तरह से तो देखा जाए। तो इनको ये कहना है कि देखिए आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि दूसरी स्टेट भी ऐसा करेंगे। इसमें एक रीजन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा नजर आता है। आपने भी देखा कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा था कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वोट लेने का तरीका भी हो सकता है किसी स्टेट को ये प्रोमिस करना कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे कांग्रेस ने कहा कि आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देंगे, क्यों कहा? क्योंकि उनको वोट चाहिए थी। ऐसे फ्यूचर में जो इलेक्शंस होंगे हर पॉलिटिकल पार्टी यही बोलने लगेगी स्टेट्स को कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये तो पॉपुलिज्म बढ़ गया ना। ये तो सीधा सीधा वोट खरीद रहे हो ये बोल के कि आपको पैसा देंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। तो इससे जो स्टेट्स के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जेन्युइन जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो कम हो जाएगा और पॉपुलिज्म कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि देखो भाई बिहार को तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऊपर जो रीजन हम लोगों ने बताए हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से फुलफिल होते हैं। बट देर इज अनदर साइड ऑल्सो, जो ये कहते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? एक तो देखिए उनका ये कहना है कि बिहार में जो हालत है आज के समय में वो इसीलिए नहीं है कि उनके पास पैसा कम है, वो इसीलिए कम है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पे पुअर गवर्नेंस है। तो अगर आपकी पुअर गवर्नेंस की वजह से, आपके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो आप गरीब हो, तो इसमें भाई सेंटर का क्या कसूर? आप अपने फेलियर के लिए आप सेंटर से स्पेशल स्टेटस की डिमांड क्यों कर रहे हो? है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो गरीब इसीलिए नहीं है कि उनको दिक्कत है,
वो गरीब इसलिए क्योंकि वहां पे पुअर गवर्नेंस है। तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकती फॉर योर बैड पॉलिटिक्स। ठीक है। और क्योंकि आपके यहाँ पे गवर्नेंस पुअर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिच स्टेट्स को पिनलाइज भी नहीं कर सकती। अब कल को तमिलनाडु बोलेंगे, महाराष्ट्र बोलेगा कि भाई हमारा क्या कसूर, हमने यहाँ पे अच्छी गवर्नेंस की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, आप हमें तो पनिश कर रहे हो। हमें तो आप सिर्फ 60% बेनिफिट देते हो, इनको 90% दे रहे हो, जबकि वहां पे पुअर गवर्नेंस है। तो किसी की गलती के लिए आप उसको पनिश करेंगे या रिवॉर्ड करेंगे, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात नजर आती है। और पिछले कुछ समय में बिहार में सिचुएशन, गवर्नेंस थोड़ी ठीक हुई है, और उसी से पता चलता है कि वहां पे जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है। हालांकि बेस लेवल काफी लो है, बट फिर भी 2022 2023 में बिहार 10% से ग्रो किया है, जो कि इंडिया की नेशनल एवरेज जो है वो 7.2% है। ठीक है। क्योंकि थोड़ा गुड गवर्नेंस हुआ है। तो ये कहना है इनका कि, इनका ये कहना है कि देखो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं दे सकता। भाई लॉन्ग टर्म में आपको अपने घर के अंदर ही रिफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, बेटर गवर्नेंस करिए। बिहार कैन बी वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के भरोसे बैठे रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका खुद का फेलियर है। ठीक है, आप रिसोर्सेज की गलती मत निकालिए, लोगों की गलती मत निकालिए, अपनी खुद की गलती निकालिए, तब जाके। तो ये दोनों ही बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हैं बिहार को लेके। आई होप जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला नोट्स हैं आप इसके अंदर ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो वो तो जो आपको बताना था मैंने बता ही दिया है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ बिहार। एनीवेज, थोड़ा आगे बढ़े। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ये एक नया टर्म आज आपको मैं बता के जाऊंगा क्या होता है। देखिए, वेस्टर्न जो पावर्स हुआ करती थी, ग्रीक और बाकी सब कंट्रीज हुआ करती थी, वो ईस्टर्न कंट्रीज के लिए ओरिएंटल वर्ड का यूज किया करती थी। आज भी करती हैं बहुत सारे टर्म्स में, यानी कि इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ऑल दैट, उसको ओरिएंटल बोला करती थी, इवन मिडल ईस्ट ऑल्सो। और डेस्पोटिज्म इज अ बैड टर्म। ठीक है, खराब टर्म होती है। ग्रीक लैंग्वेज में डेस्पो का मतलब होता है बारबरस, जो बारबेरियंस होते हैं, जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जो आम इंसान की इज्जत नहीं करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता है, जहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है, उसे कहते थे डेस्पो। ठीक है, और ये वर्ड वहीं से आया है। और स्पेशली जो ग्रीक होते थे वो पर्शियन लोगों के लिए ज्यादा यूज किया करते थे, जो आज प्रेजेंट डे में ईरान होता है, उससे पहले पर्शिया कहते थे। क्योंकि ग्रीक्स, क्योंकि जो रोमन एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर और ईरान के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती थी, उस केस में वो इसको एज अ डेरोगेटरी टर्म के रूप पे यूज किया करते थे। बाद में एरिस्टोटल की जो बुक आई जिसमें पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल ने भी इसी चीज को एम्फासाइज किया। उनका कहना था कि देखो भाई, जो ग्रीक जो अथॉरिटी हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो फ्रीडम में बिलीव करती हैं, है ना, आम आदमी की डिग्निफाइड लाइफ देना पसंद करती हैं। जबकि जो ओरिएंटल हैं वो मोनार्क होते हैं, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होते हैं, तो बारबरस होते हैं। तो अरिस्टोटल ने भी यही बात बोली, कोई उन्होंने की खास बात नहीं बोली थी। लेकिन ये जो ओरिएंटल यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड को लेके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वेस्टर्न पावर्स का, वो इसीलिए वो लाइक कुएं के मेंढक जैसी बात है। और कई बार लोग ना अपने घर के अंदर जो गलती है उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि पड़ोसी के घर में गलतियां निकालने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो एशियाटिक गवर्नेंस के लिए वहां पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन थी, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी। तो और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा वो दिखाते थे हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। जो ईस्टर्न वाले रहते हैं वो, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन नजर आता है राइट टू पॉवर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आज भी वेस्टर्न कंट्रीज राइट टू प्रॉपर्टी के लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज लाइक कैपिटलिज्म और फ्रीडम, डेमोक्रेसी, वो सब उससे रिलेट करते हैं। ईस्टर्न पावर्स में क्या होता था, मिडल ईस्ट और ईस्टर्न पावर्स में, क्योंकि यहाँ पे किंग्स हुआ करते थे, एंड किंग्स यूज टू बी द अल्टीमेट ओनर ऑफ द लैंड। आम आदमी को लैंड की ओनरशिप नहीं थी। इसका मतलब आम आदमी को फ्रीडम नहीं थी। हमारे यहाँ पे तो सिटीजन भी नहीं कहते थे, हमारे यहाँ पे कहते थे सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो किंग्स होता है और उसके सब्जेक्ट्स होते हैं।
यहाँ पे एक देश और सिटीजन नहीं होते हैं, क्योंकि देश का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। जिसने अटैक कर दिया उसने कंकर कर लिया और वो उसके सब्जेक्ट हो गए। 20-30 साल के बाद, 50 साल के बाद कोई और अटैक करेगा, आपको डीथ्रोन कर देगा, आप उसके सब्जेक्ट हो जाओगे। तो ये देश, नेशन, कंट्री, ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट था नहीं इधर मिडल ईस्ट में और ईस्टर्न साइड में। तो इसलिए वो कहते थे भाई दीज आर द सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो कई लोगों ने बार बार इस बात को बोला, जैसे medieval थॉट के अंदर भी लोगों ने ऐसा बोला। मैंकावेली, उन्होंने भी एक्चुअली इंडिया को भी एक्चुअली विजिट किया था एक बार। उन्होंने भी यही बोला है कि देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज रहते हैं वो रिपब्लिक्स हैं, खासकर यूरोपियन पावर्स। जो एशियाटिक गवर्नेंस है वो किंग बेस्ड है, इसीलिए ये डेस्पोटिक है। क्योंकि किंग काफी डेस्पो साउंड कर सकता है, क्योंकि किंग के हाथ में सब कुछ होता है। किसी को प्रॉपर्टी से हटाना हुआ हटा दिया, किसी को मारना हुआ मार दिया, रिवॉर्ड करना हुआ रिवॉर्ड कर दिया। तो इनका ये कहना था कि यहाँ पे काफी डेस्पोट टाइप का रूल होता है। लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा चीजें बदलनी एक्चुअली शुरू हुई, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। जैसे कुछ फ्रेंच फिलोसफर हुए, मोन्टेस्क, वोल्टायर वगैरह, इन्होंने कहा कि ईस्टर्न कंट्री तो मानते हम लोग डेस्पो हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री भी कम नहीं है। तो फ्रांस के जो किंग थे, जो लुइस 15th, 14 15, इन्होंने इनका एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि ये भाई साहब कम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट के रूलर्स को दिन भर डेस्पोटिक बोलते रहते हो, ये फ्रांस के किंग भी वही हैं, कोई अलग नहीं है। तो जनता को इनसे भी छुटकारा चाहिए, और हमें एक प्रॉपर रियल सेंस में रिपब्लिक चाहिए। हालांकि इन्होंने नॉन यूरोपियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इन्होंने यूरोपियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया। क्योंकि और जीन चार्डिन और बैरियन वगैरह ने थोड़ा थोड़ा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करना शुरू किया एशियाटिक कंट्रीज के अंदर। तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया, क्योंकि किंग सब कुछ कंट्रोल करता है और सारी पावर एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन के हाथ में होती है, तो आम आदमी फ्रीडम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। फिर कुछ बाद में कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, जैसे कार्ल मार्क्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने भी राइट टू प्रॉपर्टी को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा माना। उन्होंने कहा कि जो एशियाटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए आम आदमी का भयंकर एक्सप्लॉयटेशन होता है। इवन कार्ल मार्क्स ने यूरोपियन कॉलोनियल रूल्स को जस्टिफाई भी किया, और ये कहा एशियाटिक कंट्रीज के अंदर यूरोपियंस के आने से मॉडर्नाइजेशन आया, और मॉडर्नाइजेशन से राइट टू प्रॉपर्टी आया। ठीक है। और थोड़ी वहां पे डेमोक्रेसी भी आई। इवन कार्ल मार्क्स ने इस सेंस में सपोर्ट किया था। क्योंकि देखिए, कार्ल मार्क्स वाज ऑलवेज लाइक, एक रूलिंग क्लास होती है और एक सप्रेस्ड क्लास होती है, राइट। एक हैव्स होते हैं, ओके, हैव नोट्स होते हैं। एक ओनर होते हैं और एक वर्कर होते हैं। तो इनका यह कहना है, जो वर्कर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आम सिटीजन है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन जो रूलिंग क्लास है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वो इनको एक्सप्लॉयट करते हैं। उस सेंस में कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो यूरोपियंस आए हैं उसकी वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सी बदली है। मैक्स वेबर ने भी कुछ कुछ वैसा ही कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि एशियाटिक कंट्रीज ना डेस्पोटिक क्यों है, क्योंकि ये ना अग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का लैंडस्केप ऐसा है कि सेंट्रल अथॉरिटी होगी तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है। अगर सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में होगी तो डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ कुछ बातें इन्होंने बोली कि इंडिया का, जो इंडिया का नहीं मतलब ओवरऑल जो ओरिएंटल लैंड है, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना भी, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की लैंड, यहाँ का कल्चर ऐसा है। और ये बहुत ज़्यादा रिलीजियन बेस्ड, यू नो रिलीजन बेस्ड नेशंस हैं, पार्ट्स हैं वर्ल्ड के। और इसीलिए रिलीजन के अंदर जो है रिपब्लिक, डेमोक्रेसी का कोई खास जिक्र नहीं होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे किंग्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बिकॉज वो ये किंग्स क्या करते हैं, वो रिलीजियस टेक्स्ट का सहारा लेके ये बोलते हैं कि भैया हम लोग तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और इसलिए आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारा हुक्म माने।
ऐसा ही फ्रांस के अंदर जो लुइस फिलिप है, उन्होंने भी कहा कि मैं तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हालांकि अर्थशास्त्र की जब आप बात करते हो तो अर्थशास्त्र के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल किंग की बात कही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि किंग की भी कुछ ड्यूटी होती है जो उसे निभानी पड़ेंगी, और किंग अगर उस ड्यूटी को नहीं निभाएगा तो उसको हटाया भी जा सकता है, ऐसा भी अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। ये बात कहीं ना कहीं ग्रीक और रोमन रूल्स के जैसी नजर आती है कि वहां पे किंग इज नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी। किंग की एक पार्लियामेंट हुआ करती थी और उस पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन लिए जाते थे। तो किंग अकेला कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कुछ जो है वो अर्थशास्त्र के अंदर भी मेंशन किया गया है। उस सेंस में देखा जाए तो ये डेस्पोटिक नहीं है, क्योंकि किंग कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजंस, इवन इंक्लूडिंग अर्थशास्त्र। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती थी, ये थिंकर क्या करते थे, ये इस तरह की चीजों को इग्नोर करते थे। इग्नोर भी क्या करना, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है भी वहां पे। इंडिया में रिपब्लिक्स भी हुआ करते थे, है ना, और मोनार्क भी हुआ करते थे, लेकिन उनको जाके कौन बताए। तो एक डेरोगेटरी टर्म में वो लोग ये डेस्पोटिक, ओरिएंटल डेस्पोटिक वर्ड का यूज करते थे। हालांकि पिछले 150-200 सालों में जब से इंडिया के अंदर या ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर यूरोपियंस आने शुरू हुए, उनको हमारे कल्चर के बारे में पता चला कि यार ये इतने डेस्पोटिक तो नहीं है, हम तो ऐसे फालतू में इनको बोलते थे, यहाँ तो बहुत बढ़िया रिपब्लिक है, लोग समझदार हैं, वो सारी चीज़ें। इनको, इन्होंने हमारा लिटरेचर पढ़ा, हमारी हिस्ट्री पढ़ी, अब जो है वो इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इवन उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी खुद के कल्चर के अंदर भी कमियां निकालनी शुरू करी, लेकिन ये कुछ कुछ लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं। तो ये टर्म थोड़ा सा आपको समझ में आनी चाहिए, डेस्पोटिक, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, गुड टाइम लीड्स टू रिलैक्स लेजी एटीट्यूड, रिलैक्स लेजी एटीट्यूड लीड्स टू बैड टाइम्स, है ना। जब आदमी का अच्छा टाइम चलता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, लेजी हो जाता है, और फिर उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि वो रिलैक्स और लेजी हो गया, मेहनत करना बंद कर दिया। ये चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी लागू होती हैं। जब इकोनॉमी में बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, लोग खूब स्पेंडिंग करते हैं, लोन लेते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, सब कुछ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जीडीपी बढ़िया हो जाती है, लेकिन उससे इकोनॉमी बहुत हीटअप हो जाती है। और एक टाइम ऐसा था जब इतनी ज्यादा हाई इन्फ्लेशन हो जाती है और इकोनॉमी डाउन चली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन। ठीक है। तो इकोनॉमी एक साइकिल में चलती है बेसिकली, ऐसे ऊपर नीचे चलती है। तो अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, तो बहुत अच्छा टाइम अगर आया हुआ है तो मतलब बुरा टाइम आसपास ही है। उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। इंडिया में इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी एक ऐसा बुरा टाइम आ सकता है। तो कुछ सिग्नल हैं यहाँ पे बुरा टाइम आने के। एक तो बैंक लैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये बैंक लैंडिंग इंडस्ट्री वाले नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर इंडस्ट्री बैंक लैंडिंग करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री तो बिजनेस ही बढ़ाएगी ना, फैक्ट्रियां लगाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। ये बैंक लैंडिंग पर्सनल हो रही है, लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं बैंकों से। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो कंज्यूम करना चाहते हैं चीजें, या फिर उनकी इनकम कम हो गई है, या जो पुराने लोन हैं उनके, उनको चुकाने के लिए नए लोन लिए जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही बुरा सिग्नल है। एक तरफ तो हमें लगता है कि बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो गया है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल डेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाउस होल्ड डेट बहुत बढ़ गया इंडिया में। तो ये सिग्नल है कि समय खराब आने वाला है। अभी जिस तरह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और पर्सनल लोन बढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, ये एक सिग्नल यहाँ पे नजर आता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में जो है फाइनेंशियल बूम आया, एनबीएफसीज या डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं, धड़ल्ले से लैंडिंग। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो नॉन कोलेटरल जो लोन्स हैं वो इंडिया में बढ़ गए हैं। यानी कि आपसे कोई सिक्योरिटी भी नहीं लिया जा रहा है, आप सिर्फ अपना आधार नंबर दे दो, बैंक नंबर, बैंक का खाता दे दो, सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये जो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड लैंडिंग आ रही है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा टाइम आ रहा है, लोग लगता है बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या दिक्कत है, क्रेडिट पे क्रेडिट कार्ड लिए जा रहे हैं। 2010 में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिलियन क्रेडिट कार्ड थे, आज इंडिया में 100 मिलियन से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है।
लोग नया क्रेडिट ले लेते हैं पुराने लोन को चुकाने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपको जॉब्स नहीं मिलेगी तो आप अपना पुराना लोन भी नहीं चुका पाओगे, और नए लोन के ऊपर जो ईएमआई है वो भी नहीं पे कर पाओगे। ये ऐसा होता है, हर इकोनॉमी में होता है। 2008-9 के क्राइसिस में अमेरिका में लगभग लगभग ऐसा ही हुआ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस समय प्रेशर बढ़ा हुआ है, और इनका यह कहना है कि ऐसा बुरा समय आसपास ही है, अगर सरकार ने इसमें कुछ खास नहीं किया तो बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। हालांकि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन जो डेट टू इनकम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की इनकम कम है उसके हिसाब से उनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, जो इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि जिसकी वजह से समय खराब आ सकता है। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एक तो इन्होंने सोल्यूशन है, दो तीन चीजें सोल्यूशन की बताई हैं, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो इन्होंने ये कहा कि देखो, एक तो जो करेंसी है यानी कि जो रूपी है, इसको गिरने दीजिए, इसको अपना नेचुरल लेवल पे आने दीजिए ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सके। जो अननेसेसरी लैंडिंग, जो नॉन कोलेटरल लोन दिए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, उसे रोक दिया जाए। ठीक है। और बेटर रेगुलेशन किया जाए आरबीआई के द्वारा भी और सेबी के द्वारा भी, बेटर पॉलिसी हो। तो ये सब इन्होंने बोला है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट तो हमेशा ही चाहती है कि जीडीपी बढ़े, क्योंकि वो तो फिगर दिखाना चाहते हैं जीडीपी के ज्यादा हो गए। और जीडीपी के फिगर बढ़ाना बड़ा आसान है, आप ज्यादा लैंडिंग कर दीजिए, जीडीपी फिगर खुद बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लैंडिंग करेंगे तो कंज्यूम करेंगे तो जीडीपी खुद ही खुद बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादा लैंडिंग करने से नुकसान बहुत सारे होते हैं। एक तो इसमें करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, तो इससे क्राइसिस आता है ओवर लैंडिंग करने से। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग सामान खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है। तो उससे इश्यूज क्रिएट होते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट भी हैं, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि जिस तरह से इंडिया में सिचुएशन चल रही है, ऐसा लगता है कि 1-2 साल के अंदर ही बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया में आ सकता है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।